So the current जो थियरी क्वेश्चंस है इनऑर्गेनिक के, वही दिक्कत आ रही है। इनऑर्गेनिक में ये प्रॉब्लम आ रही है। They are not facing problem in physical and organic chemistry. They are facing problem in inorganic chemistry. Can you imagine? आप में से बहुत लोगों को लगता होगा इनऑर्गेनिक आसान है ना? फिजिकल टफ है किसी के लिए, किसी को ऑर्गेनिक टफ है। इनऑर्गेनिक पढ़ने में आसान है, पर एग्जाम में बैंड इसलिए बसती है, थियरी है। थियरी में जो है कहीं से भी वो क्वेश्चन डाल देता है, अब कहाँ से क्वेश्चन पढ़े समझ में ना आए, कौन से रेफरेंस बुक पढ़े समझ में ना आए, किधर किधर क्वेश्चन डालता है। थियरी यही प्रॉब्लम है, थियरी इज क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल। इसीलिए अभी थोड़ा सा वो ट्रेंड एक्चुअली चेंज हो रहा है, जब से एनटीए कंडक्ट करना शुरू कर रहा है एग्जाम, स्लाइट ट्रेंड इज चेंजिंग। तो यू हैव टू बी केयरफुल दैट एनसीईआरटी तो करना, देखो ऐसा नहीं कि वो छोड़ देना है, एनसीईआरटी तो करना ही है, ठीक है ना। पर साथ ही साथ जो आप में से ऐसे बच्चे हैं जिनको मतलब टॉप स्कोरर्स बनना है, उनके लिए एक्चुअली ये मैटर करता है। अगर आप पूरा पेपर सॉल्व करना चाहते हो, ये उनका एक्सपीरियंस है। जैसे अमेय है, आप मेरा जो स्टूडेंट है फेवरेट, तो उसने 24 क्वेश्चंस 25 में से एक क्वेश्चन छूट गया उसका। ऑफ कोर्स वो एक क्वेश्चन ऑर्गेनिक का था, बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन छोड़ा, बाकी 24 उसने किया। किसी ने 23 क्वेश्चंस 20 प्लस क्वेश्चंस किए बहुत लोगों ने। पर उनका एक्सपीरियंस ये बोलता है कि इनऑर्गेनिक का थोड़ा सा वेग क्वेश्चंस आ रहे हैं, और कुछ लोगों ने इसीलिए कर लिया बिकॉज ऑफ इनफ प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज, और कुछ का छूट इसलिए गया वो कभी देखा ही नहीं। ऐसा क्वेश्चन भी एक आध क्वेश्चन किसी पेपर के अंदर गिरा है, इसके उसके एक एक कहीं यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इसीलिए ना आपको इनऑर्गेनिक में ना नंबर ऑफ क्वेश्चन सफिशिएंटली करना है, मेमोरी बेस्ड। जैसे आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने कुछ शीट आपको सेंड किया था, जब हमने स्टार्ट किया था नाइट क्लासेस जैसे शुरू किया था हमने। यस सर, आपको ना कुछ शीट Yes. सेंड किए, इतने सारे क्वेश्चन है उसके अंदर, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन। तो वैसे आपको मटेरियल्स इनऑर्गेनिक के लिए ना नंबर ऑफ क्वेश्चन समरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, भले ही कभी सुना नहीं होगा, कभी देखा नहीं होगा, टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, सिलेबस में दिख नहीं रहा है, परंतु रट्टा मार लो। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है और समय आपके पास है तो उसको एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। एनसीईआरटी करने के बाद फिर एमसीक्यू सॉल्विंग करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्पेशली थ्योरी क्वेश्चंस लिए। कंसेप्ट तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कंसेप्चुअली जो है आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, कंसेप्ट समझ में आ गया, जो बेसिक कंसेप्ट इसके अंदर है, जो पढ़ाऊंगा आपको मैं, उसके आधार पर जो भी क्वेश्चन है तो आप कर लेंगे। प्रॉब्लम सिर्फ आएगी थ्योरी क्वेश्चन, जो हो सकता है कि वो किताब में ना हो, रेफरेंस बुक में ना हो, हमारे कोचिंग के मटेरियल में ना हो, फिर भी आ जाए, ऐसी संभावना भी हो जाता है। एक आध क्वेश्चन तो वैसा गिरना ही गिरना है, वो एक्सपेक्ट करके चलो आप। चलो आज हम बात करते हैं पी ब्लॉक के बारे में, जो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। पी ब्लॉक तो अभी हम 12th में 15th से लेके 18th ग्रुप तक के बारे में बात करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप बाय ग्रुप, एक एक करके हम बात करते हैं। कुछ पिछला भी आपको याद होगा, समथिंग लाइक जो आपने 11th में किया 13th एंड 14th ग्रुप के बारे में, वहां भी हमने कुछ फ्रेंड्स के बारे में ऑलरेडी स्टडी किया है। बहुत सारे फंडास ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, यहाँ पे तो थ्योरी भी जोड़ देना पड़ेगा, रिएक्शन जोड़ देना पड़ेगा, है ना। इसके अंदर रिएक्शंस बहुत ज्यादा है पी ब्लॉक में, और स्पेशली एनसीईआरटी के रिएक्शन से तो लर्न करना ही पड़ेगा, वो भी हम देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं 15th ग्रुप के बारे में। 15th ग्रुप के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जी पीरियड टेबल के अंदर? 15th ग्रुप इज निकोजेंस, दे आर कॉल्ड एज निकोजेंस, दैट इज नाइट्रोजन, phosphorus, नाइट्रोजन फर्स्ट, नाना पार्टिकल ऐश्वर्या सब बेकार। बेकार। नाइट्रोजन, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth, these are nicogens, 15 group elements.
ठीक है। अब इस ग्रुप में नाइट्रोजन और फास्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे हम। हर एक ग्रुप में कुछ हीरोस है, ठीक है ना, हर एक ग्रुप में कुछ हीरोस है जिनके बारे में स्टडी करना है हमको। दो पूरे ग्रुप का एक ट्रेंड्स पढ़ेंगे, जनरल ट्रेंड्स, और उस ग्रुप में कुछ पर्टिकुलर लोगों के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। जैसे इस ग्रुप में नाइट्रोजन और फास्फोरस बारे में पढ़ना है हमको। इससे पहले कि नाइट्रोजन फास्फोरस के बारे में पढ़े, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर लेते हैं, जिस प्रकार से पीरियोडिक टेबल जनरली होता ही है। तो उस अगर हम बात करें, मेरे ख्याल से वो सब बातों को लिखने की आवश्यकता भी नहीं है आपको, ठीक है, बिकॉज जनरली हम पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल प्रॉपर्टीज के अंदर 11th में हो चुका है। जैसे कि एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप क्या होता है, बताइए तो। इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। और न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करें, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज भूल गए न्यूक्लियर चार्ज क्या है? अच्छा, किसको याद है न्यूक्लियर चार्ज क्या है? 11 सर बहुत पहले, 1 साल पहले हुआ था, अभी कहाँ याद रहेगा, है ना। ईश्वरी, व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज? इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन है। जैसे साइज बढ़ेगा, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस से दूर जाएंगे। न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो उनके बीच का अट्रैक्शन घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। घटेगा। तो न्यूक्लियर चार्ज इज दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स। और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? दो बातें, हम दो फोर्स काम करते हैं, हम बात करते हैं, एक न्यूक्लियर चार्ज और एक स्क्रीनिंग इफेक्ट। जबकि न्यूक्लियर चार्ज जो है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है बाइंड उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में टिके हुए हैं, बिकॉज न्यूक्लियस उसको खींच के रखा हुआ, बांध के रखा हुआ है। उसी तरह से स्क्रीनिंग इफेक्ट है, जो शेल्स दो कॉन्जिक्यूटिव शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में रिपल्शन, वो शेल्स के बीच में मतलब क्या, उस शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स के बीच की रिपल्शन को हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। हाँ, the force of repulsion between the electrons of two consecutive shells, that is screening effect, shielding effect, जो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की ओर ढकेल रहा है, जो बाहर की ओर ढकेल रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज अंदर की ओर खींच रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज इज लाइक द सेंट्रीपिटल फोर्स इन फिजिक्स। सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो इनवर्ड फोर्स होता है ना, अंदर की ओर खींचता है अलोंग द रेडियस। और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सूडो फोर्स, जो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बाहर की ओर फेंकता है, आउटवर्ड फोर्स। उसी प्रकार से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी एक सर्कुलर मोशन में है, और सर्कुलर मोशन से इलेक्ट्रॉन से दो फोर्स काम कर रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट। न्यूक्लियर चार्ज जो इस इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर खींचता है, इट्स इनवर्ड फोर्स, और जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है इट इज आउटवर्ड फोर्स, जो बाहर की ओर फेंकता है। ये दोनों जब बैलेंस हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, उस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन जो है घूमता है, उसी को बोलते हैं ऑर्बिट या शेल। वो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होता है जहां पे दोनों फोर्स इक्वल हो जाते हैं, करेक्ट। तो न्यूक्लियर चार्ज, बिकॉज साइज डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, घटेगा, न्यूक्लियर चार्ज घटेगा। व्हाट अबाउट स्क्रीनिंग इफेक्ट? बढ़ेगा। इंक्रीज डाउन द ग्रुप, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एंड व्हाट अबाउट आयनाइजेशन एंड एंथैल्पी? घटेगा। decrease down the group, and increase Decrease along down the the group. Decrease. आयनाइजेशन एंड एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, decrease, बिकॉज डाउन द ग्रुप देखो ना, एटम का Decrease. साइज बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, इसको निकालना आसान है ना, अभी इसको निकालना आसान है। जितना दूर जाएगा न्यूक्लियस से, उतना उस इलेक्ट्रॉन को, बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, मतलब कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगा। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? decrease down the group, डिक्रीजेस। व्हाट अबाउट अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रहा है तो क्या डिक्रीज होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होगा, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होगा। और इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी Increase. इंक्रीज। इंक्रीज होगा, उसका मतलब क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर भी Increase. होगा, मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा।
ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होगा। अच्छा, व्हाट अबाउट और कौन सा प्रॉपर्टी बच गया है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Decrease down the group. Decrease down the group. क्यों, तुम्हारी शादी है? बताओ क्यों, रीजन बताओ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज क्यों होगा? सर क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। जो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं जनरली वो अधिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी रखते हैं। इन दोनों का आपस में प्रोपोर्शनलिटी है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डाउन द ग्रुप घट रहा है, उससे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप क्या होगा? घटेगा। करेक्ट आंसर है ना। ओके, सो ये सब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज तो हमने पीरियोडिक ट्रेंड्स के अंदर पढ़े हैं। जस्ट मैं रिमाइंड कर रहा था आपको 11th का। ठीक है, यही चीज यहाँ भी है, अरे बार बार आता रहेगा, है ना। तो हर एक ग्रुप में पढ़ते रहेंगे, पर ये सब कॉमन चीज है। जो कॉमन है उसको बार बार रिपीट हम नहीं करेंगे, एक ही बार में हम पढ़ लेते हैं। जो डिफरेंसेस है उसको फोकस करेंगे। ये सब कॉमन फॉर ऑल द ग्रुप्स है, सभी ग्रुप में यही सब बात चलते रहेंगे। अच्छा, इनके हाइड्राइड्स के बारे में बात करते हैं। इस ग्रुप के इनके ऑक्साइड्स के बारे में बात करते हैं कि उनके हाइड्राइड्स का रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ऑक्साइड्स का एसिडिक प्रॉपर्टी, इसके बारे में बात करते हैं। और ये भी जो ये बात करेंगे ना 15 ग्रुप के अंदर, दिस विल बी सेम फॉर 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, ऑल द ग्रुप्स। सभी ग्रुप्स के लिए आपको कॉमन रहेगा ये फंडा। जैसे कि अगर हम हाइड्राइड्स के बारे में बात करें, अब इस ग्रुप की हाइड्राइड्स क्या होंगे जी? हाइड्राइड्स मतलब रिएक्शन विद हाइड्रोजन आप करेंगे जो कंपाउंड, उसको हाइड्राइड्स बोलते हैं। NH3, PH3, ASH3, SbH3 और BiH3। These are the hydrides of this group। ठीक है, इन हाइड्राइड्स के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, हमें क्या पढ़ना है? लेट्स से पहला क्वेश्चन आता है बॉन्ड एंगल। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और कनेक्टेड टू केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्ड एंगल के बारे में तो हम बोल सकते हैं कि बॉन्ड एंगल निकालने के लिए क्या मैंने आपको 6 स्टेप फॉर्मूला दिया था आपको मैंने? Yes, sir. हाँ सर 6 स्टेप नहीं, 4 स्टेप फॉर्मूला। 4 स्टेप्स है। इट वाज हाँ सर, लोन पेयर का नंबर काउंट करना और वो सब। हाँ करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? चेक द हाइब्रिडाइजेशन, राइट। सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, और जिसका हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले देखते हैं, हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। और हम बोलते हैं जिसका हाइब्रिडाइजेशन spa वो हाईएस्ट होगा, फिर sp2 होगा, उसके बाद sp3 होगा। बिकॉज sp हाइब्रिडाइज्ड है, उसका मतलब वो 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। sp2 मतलब वो 120 डिग्री होगा, sp3 मतलब 109.28, है ना, समथिंग लाइक दैट, इतना डिग्री होगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट में हम देख लेते हैं कि भैया हाइब्रिडाइजेशन sp, sp2, sp3 वगैरह। अगर मैं बोलता हूँ कोई क्लैश हो जाता है, अगर 2 लोगों का sp आ गया, 3 लोगों का sp2 हो गया, क्लैश हो, तो भाई 0.2 का इस्तेमाल करो। 0.2 क्या होता है? लेस द नंबर ऑफ लोन पेयर मोर इज द बॉन्ड एंगल, है ना। लेस लोन पेयर्स मोर बॉन्ड एंगल। जितना लोन पेयर्स कम होंगे सेंट्रल एटम के ऊपर, जितने सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर्स कम होंगे उतना बॉन्ड एंगल जो है ज्यादा होगा। तो ये देख के हम बता देंगे, मैंने बोला। पर मान लीजिए वो भी क्लैश हो गया, वो भी सेम हो गया, अरे भाई इनका दोनों का लोन पेयर सेम, लोन पेयर सेम हो गया, तो मैंने थर्ड पॉइंट यूज करो। थर्ड पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। जितना सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उतना बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। more is electronegativity of central atom, more is the bond angle। आप बोलते हैं सेंट्रल एटम भी सेम हो गया है, सेंट्रल एटम भी सेम हो गया, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, उसके बाद लोन पेयर भी सेम है, सेंट्रल एटम भी सेम है, तो हम क्या बोलेंगे? मोर इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम्स, मोर इज द बॉन्ड। तो फिर भैया आप सराउंडिंग एटम्स देख लीजिए। जितना सराउंडिंग एटम्स का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगा उतना उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा।
तो हमने 4 स्टेप टेक्निक आपको दिया था बॉन्ड एंगल निकालने के लिए। इसी टेक्निक जो हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है, इसी से हम यहाँ बात कर सकते हैं। बताओ NH3 PH3 ASH3 SbH3 BH3 में एक का डायग्राम बनाता हूँ, सबका सेम वैसे ही रहेगा ना, सेमी ग्रुप के एलिमेंट सबके ऑर्डर मोशन है, 5 ही इलेक्ट्रॉन्स है ना। जैसा NH3 का है शेप सेम वैसा बाकी सबका भी होगा, बस यहाँ पे NP लगा लो, AS लगा लो, SB लगा लो, BI लगा लो, सेम शेप होगा। व्हाट इज ज्योमेट्री हियर? ज्योमेट्री क्या है इसका NH3 मॉलिक्यूल का? pyramidal. ट्राइगोनोमेट्री। ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, शेप इज पिरामिडल। दोनों बताया आपने। शेप पिरामिडल है और ज्योमेट्री क्या टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, पिरामिडल शेप। इस चैप्टर के दौरान वापस से हम 11th की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग शायद रिवीजन हो जाएगा हमारा, बिकॉज़ इनऑर्गेनिक का है ना, तो विल रिवाइज दोस थिंग्स आल्सो एज वी मूव अहेड। तो एनीहाउ दैट वाज द शेप एंड इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाउ टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन निकालने के नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर गिनते हैं। अगर सिग्मा प्लस लोन पेयर इक्वल टू 2 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? SP SP. अगर 3 आया तो, SP2 4 आया तो, SP3 SP3 हो सकता है या फिर SP3D. SP3 DSP2 आया तो बोलेंगे टेट्राहेड्रल। SP3 है टेट्राहेड्रल बोलते हैं। DSP2 है तो स्क्वायर प्लेनार मॉलिक्यूल बोलते हैं। 5 आया तो SP3D। This is what SP3D। अगर SP का शेप क्या होता है? SP आया तो लीनियर, SP2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनार, SP3 मतलब टेट्राहेड्रल, DSP2 मतलब स्क्वायर प्लेनार, SP3D मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, SP3D2 या फिर D2 SP3। SP3D2 मतलब ऑक्टाहेड्रल, D2 SP3 मतलब स्क्वायर बाइपिरामिडल। और 7 आ गया तो SP3D3, ये क्या है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। हाँ, केमिकल बॉन्डिंग है। सो ये क्या है अभी? SP3 हाइब्रिडाइज्ड है। अच्छा बताइए कि सभी का सेम हाइब्रिडाइजेशन होगा? हाँ सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा, सबका शेप एक ही जैसा ही है, सब में एक ही लोन पर 3 सिग्मा है, सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा। फर्स्ट पॉइंट सबका सेम हो गया, कुछ नहीं कर पाए। सेकेंड पॉइंट में गए, एक लोन पेयर है, सभी के ऊपर एक लोन पेयर है, सेकेंड पॉइंट भी क्लैश हो गया है, कुछ नहीं कर पाए। पर थर्ड पॉइंट से काम करिए क्या? थर्ड पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। हर एक का यहाँ सेंट्रल एटम अलग अलग है। हर एक का सेंट्रल एटम यहाँ पे अलग अलग है। तो बताओ डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है? Decrease. और हम जानते हैं जितना अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा सेंट्रल एटम को, उतना बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो बॉन्ड एंगल का सीक्वेंस क्या होगा? ऐसा होगा। हाँ. Okay, so this is sequence of bond angle for the hydrides of this group. In a similar fashion you can do for other groups also. नोट किया आपने? Yes, sir. ये सब नोट करना है अभी से। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इनके हाइड्राइड्स के बारे में? ये पहला था बॉन्ड एंगल और द हाइड्राइड्स। द सेकंड थिंग व्हाट यू कैन आस्क अबाउट द हाइड्राइड्स इज इनका रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी के बारे में बात कर सकते हैं। इनका रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी के बारे में बात कर सकते हैं या फिर बेसिक कैरेक्टर के बारे में बात कर सकते हैं। बेसिक बोला पढ़ लिया तो एसिडिक अपने आप हो जाएगा, रेड्यूसिंग बोला तो ऑक्सीडाइजिंग अपने आप हो जाएगा, उसका ऑपोजिट। अब देखिए कंसेप्ट को समझते हैं, रटने की जरूरत नहीं है वापस। हमने पहले भी एस ब्लॉक के अंदर इसके बारे में बात किया है, हाइड्राइड्स के बारे में, और मैंने बताया था कि हाइड्राइड्स जो फंडा है एस ब्लॉक को पी ब्लॉक सब्जेक्ट से नहीं रहता है। वापस से बात करते हैं।
रिवाइंड करते हैं आपको। देखिए जो हाइड्राइड्स होते हैं यहाँ पे, जब भी हाइड्राइड्स के बारे में कुछ भी क्वेश्चन आता है, मैंने क्या बोला आपको, क्या देखना है जी, बॉन्ड लेंथ देखना है। क्या देखना है? बॉन्ड लेंथ। हाइड्राइड्स के ऊपर क्वेश्चन आया तो थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में क्वेश्चन पूछो, रेड्यूसिंग कैरेक्टर के बारे में क्वेश्चन पूछो, एसिडिक कैरेक्टर के बारे में क्वेश्चन पूछो, है ना। व्हाट यू हैव टू चेक बॉन्ड लेंथ, ट्रिक याद रखो, सिर्फ बॉन्ड लेंथ देखना। हाइड्राइड मतलब बॉन्ड लेंथ, इस फंडे से आपका आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो अभी रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी मतलब वो कितना अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट है बताना है। टू बी गुड रेड्यूसिंग एजेंट क्या करना पड़ेगा, उसको हाइड्रोजन देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। रेड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन सप्लाई करता है कि हाइड्रोजन लेता है? देता है। देता है। देता है ना, करेक्ट ना। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन, पर रेड्यूस करने वाला खुद ऑक्सीडाइज होगा तो वो हाइड्रोजन लूज करेगा, है ना। तो हाइड्रोजन सप्लाई करे। बेसिकली हमें ये बताना है कि डाउन द ग्रुप जो है हाइड्रोजन का लीविंग टेंडेंसी घट रहा है कि बढ़ रहा है, बराबर। बेसिकली वही है, जो जल्दी हाइड्रोजन दे देगा वो अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा, उसका रेड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा है हम बोलेंगे, राइट। सो डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है ना, NH बॉन्ड लेंथ, PH बॉन्ड लेंथ, ASH बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा because ये एटम का साइज बढ़ रहा है ना। हाँ। ये एटम का साइज बढ़ रहा है और बॉन्ड लेंथ बेसिकली मतलब क्या, इट इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स। ये दो एटम्स के न्यूक्लियस से लेके न्यूक्लियस तक के डिस्टेंस को बोलते हैं हम बॉन्ड लेंथ। और डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, अगर डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। घटेगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा। सो टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो फिर रेड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। जो जल्दी से हाइड्रोजन लूज करेगा वो उतना अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट है। दैट मींस डाउन द ग्रुप रेड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस। हाइड्राइड से जो है डाउन द ग्रुप रेड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस। द सेम प्रिंसिपल फॉर 16 ग्रुप आल्सो। वहां पे क्या H2O H2S वगैरह वगैरह पढ़ेंगे। जो सिद्धांत में यहाँ बता रहा हूँ आपको 15 ग्रुप के लिए सेम सिद्धांत था, वहां पे अप्लाई करेंगे, सेम प्रिंसिपल्स। आई विल नॉट रिपीट द सेम थिंग बिकॉज सेम कंसेप्ट। आप नोट कर लिए इस चीजों को, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के बारे में। अगर वो आपको बोलता है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी तो क्या करेंगे आप, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का क्या ट्रेंड है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का ट्रेंड ऐसा है। दिस इज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का ट्रेंड। ऑक्सीडाइजिंग पूछ ले एग्जाम में, क्या करेंगे इसका, रिवर्स कर देंगे, हाँ उल्टा कर देंगे। ओके, थर्ड क्या पूछ सकता है हाइड्राइड्स के बारे में, दैट इज एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर के बारे में। एसिडिक कैरेक्टर। अब बताओ अच्छा एसिड कौन है, जो H+ लूज करता है गेन करता है, लूज करता है। जो जल्दी H+ लूज करेगा वो उतना अच्छा एसिड। बताओ डाउन द ग्रुप अभी अभी देखा हमने हाइड्रोजन लूजिंग टेंडेंसी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हाँ। यस सर। तो सेम फंडा यहाँ पे यूज करेंगे। डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, बॉन्ड का स्ट्रेंथ घट रहा है, टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन बढ़ रहा है। उसका मतलब क्या बढ़ रहा है जी, एसिडिक कैरेक्टर। हाँ एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, डाउन द ग्रुप बढ़ेगा। तो उसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर का ट्रेंड वही होगा। हरे कृष्ण। इसी को मैं एक और तरीके से भी समझा सकता हूँ। ये बॉन्ड लेंथ फंडा से आराम से कर सकते हैं आप।
परंतु अगर टेक्स्ट बुक के पॉइंट ऑफ व्यू हम बात करते हैं, यही फंडे को, यही एसिडिक बेसिक कैरेक्टर वाले टेक्निक को एक और तरीके से भी हम समझ सकते हैं किताबी पॉइंट ऑफ व्यू, और वो भी कंसेप्ट ही है। जैसे कि हमने लुइस कंसेप्ट पढ़ा, याद है आपको, वंस अपॉन अ टाइम। हाँ एसिड बेस कंसेप्ट में 3 कंसेप्ट है। एसिड बेस कंसेप्ट में 3 कंसेप्ट है, अर्हीनियस कंसेप्ट, ब्राउन-लॉरी कंसेप्ट एंड लुइस कंसेप्ट। अर्हीनियस क्या बोलता है, जो H+ देता है वो एसिड है, जो OH- देता है वो बेस है। ब्राउन-लॉरी क्या बोलता है, जो H+ देता है वो एसिड है, जो H+ लेता है वो बेस है। और लुइस क्या बोलता है, जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो बेस है, जो इलेक्ट्रॉन पुअर है, डेफिशिएंट है, वो एसिड है ना। जो अमीर है वो बेस है, जो गरीब है वो एसिड है। एक और फंडा लुइस बोलता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है वो बेस है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है वो एसिड है। जो इलेक्ट्रॉन का पेयर को डोनेट कर सकता है वो बेस है, जो एक्सेप्ट कर सकता है वो एसिड है। ये 2 फंडा लुइस का है। तो लुइस कंसेप्ट से अगर हम बात करते हैं कि इसमें से सबसे अच्छा लुइस बेस कौन सा, लुइस एसिड कौन सा, क्वेश्चंस भी आते हैं। तो देखिए, एक तरफ से अगर आप बात करोगे, ये सभी के ऊपर एक ही लोन पेयर है ना। एज यू गो डाउन द ग्रुप, एवरीबॉडी हैज वन लोन पेयर, हर एक के ऊपर एक सिंगल लोन पेयर है। तो फिर कैसे आप बताओगे कि कौन रिच है इन सब में से? जो रिच होगा वो अच्छा बेस होगा। कैसे बताओगे? Who will tell? Who is more rich? empty orbital वो हाँ, प्रज्वल कोरडे, क्या बोल रहे हो तुम? कौन रिच है? सबके ऊपर एक लोन पेयर है। रिचनेस हम किस देखते हैं? लोन पेयर देखते हैं, है ना। और सब पे एक ही लोन पेयर है। तो यहाँ पे कैसे बात करेंगे? जिसमें empty orbital रहेगा वो डिफिशिएंट रहेगा। empty d ऑर्बिटल सबके अंदर, ये सब इसको छोड़ के बाकी सबके अंदर है। हाँ, तो NH3 रिच है इसमें। तो आर्सेनिक ज्यादा बड़ा है तो ज्यादा इजीली लूज करेगा, तो फिर वेरी गुड, वेरी गुड। आप सभी का लॉजिक बराबर है। फिर भी हम देख लेते हैं कंसेप्ट, एक्चुअल कंसेप्ट, लुइस कंसेप्ट क्या बोलता है। वेयर टू सी फ्रॉम लुइस पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसे लॉजिक तो हमने हाइडेगर का लगाया, पर लुइस कंसेप्ट के अनुसार देखिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जब सबके ऊपर लोन पेयर सेम हो जाए, अगर लोन पेयर अलग अलग होता है, एक पे इसमें एक है, इसमें 2 है, तब 2 वाला अधिक रिच हो गया हमारा। पर सब एक ही लोन पेयर है। तो हम बात करेंगे डेंसिटी के बारे में, किसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ना। सिर्फ इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास ज्यादा है, ऐसे बात करें। चाहिए देखिए, डाउन द ग्रुप साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। सबसे पिद्दी को नाइट्रोजन है। छोटे से नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। फास्फोरस बड़ा हो गया, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है। आर्सेनिक और बड़ा है, 2 इलेक्ट्रॉन है। बताओ डेंसिटी मतलब क्या? जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी मैंने क्या समझाया था? पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब क्या? नंबर ऑफ पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया। इतने एरिया में भाई कितने लोग रहते हैं, है ना। वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। कम एरिया में सब जगह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, 2 2 2, परंतु यहाँ एरिया क्या छोटा है ना, नाइट्रोजन के पास एरिया छोटा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? हाँ डेंसिटी इज हाई। थोड़े से जगह पे 2 लोग रह रहे हैं, डेंसिटी ज्यादा है। सभी क्लिक हो रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? राइट। यस सर, यस सर। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाउन द ग्रुप इज डिक्रीजिंग, एंड जहां अधिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उसको हम बोलेंगे वो बेहतर लुईस बेस है। मोर इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बेटर इज द लुईस बेस।
उतना अच्छा वो लुईस बेस है। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर हम बेसिक कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो हम बोलेंगे NH3 बेहतर बेस है। डाउन द ग्रुप इस प्रकार से होगा। और अभी अभी हमने एसिड कैरेक्टर के बारे में बात किया, बॉन्ड लेंथ से सेम सीक्वेंस था। एसिड कैरेक्टर में क्या था, BiSC ग्रेटर देन, है ना, उल्टा सीक्वेंस था इसका, तो भी सेम बताता है ना। आप एसिडिक कैरेक्टर निकालो, उसका रिवर्स करो तो भी यही आंसर आएगा। ये इससे भी कर सकते हो, दोनों फंडा आपके पास है निकालने के लिए। एवरीवन क्लियर? कंसेप्ट इज Yes, क्लियर? sir. Again same concept for 16 group elements. सी हाइड्राइड्स के बारे में था। अगर हम बात करें इनके ऑक्साइड्स के बारे में, लेट्स टॉक अबाउट द ऑक्साइड्स ऑफ दिस ग्रुप। Talking about the oxides, you see नाइट्रोजन के बहुत सारे टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स है, पता है। जनरली ये ट्राइऑक्साइड और पेंटाऑक्साइड दिखाते हैं, पर नाइट्रोजन उसके अलावा भी NO, N2O, N2O3, O5, N2O4, NO2, N2O5, इतने प्रकार के ऑक्साइड्स नाइट्रोजन बनाता है। दिस आर डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। दो जो कॉमन ऑक्साइड्स ये दोनों है, ट्राइऑक्साइड एंड पेंटाऑक्साइड, ये दो कॉमन ऑक्साइड्स इस ग्रुप के, जो बाकी सब भी दिखाते हैं, और उसके लिए नाइट्रोजन ये सब भी दिखाता है। हियर NO2 जो है, यहाँ पे जो NO2 है ये कलरफुल है, और N2O3 भी कलरफुल है। NO2 is a brown gas, it is a brown gas. N2O3 is a blue solid, और बाकी सब रंगलेस है, बाकी सब कलरलेस है, they don't have color। फिर ये दो जो ऑक्साइड्स नाइट्रोजन कलरफुल है, इसलिए इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है जो अलग है। कौन सा कलर है? इट इज अ ब्राउन गैस, इट इज अ ब्लू सॉलिड, रिमेंबर दैट। ये NO2 जो है ना, ये NO2 और ये N2O4, ये दोनों को आप ध्यान से देखो, यू विल फाइंड समथिंग सिमिलर। कोई तो कनेक्शन दोनों के अंदर, बताओ क्या कनेक्शन दोनों में, NO2 और N2O4 में। NO2 को डबल करो, ये मिलेगा क्या? Yes, sir. हाँ. सर, that means N2O4 is a dimer, is a dimer of NO2, because देखिए NO2 जो है ना, अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हो, NO2 का आप स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करोगे, you will find conceptually difficult to draw structure. Can you draw structure of NO2? कोई बताएगा NO2 का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? सेंट्रल एटम, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, चलो भाई 5 इलेक्ट्रॉन बना दिया, बताओ दो ऑप्शन कहाँ डालूं मैं? तो many times it is drawn like this, बट जब ऐसे हम बनाते हैं तो अगर आप कंसेप्ट को ध्यान में रख के बात करोगे तो आप समझते हो कि ये कंसेप्चुअली गलत है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है ना 3 के ऊपर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता, बराबर, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, जानते हैं नाइट्रोजन जो है सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, नाइट्रोजन बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, और सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स का जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स की, बिकॉज सेकेंड शेल में आप जानते हो सिर्फ S और P सब शेल होता है, फर्स्ट शेल में S होता है, सेकेंड में SP होता है, थर्ड में SPD होता है, D स्टार्ट्स फ्रॉम द थर्ड शेल।
तो सेकेंड में सिर्फ S और P होता है। ऐसे बेटी 2 इलेक्ट्रॉन्स के 6 इलेक्ट्रॉन्स कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो जब नाइट्रोजन के ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन्स है, जब उसने एक बॉन्ड बनाया 1 इलेक्ट्रॉन मिला, उसको और एक बॉन्ड बनाया 1 इलेक्ट्रॉन मिला, और एक बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए। तो 3 बॉन्ड बनाने के बाद 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के उसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। चौथा कोवेलेंट बॉन्ड बनाना पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज उसके पास उस इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए जगह नहीं। It can form maximum 3 bonds, 3 covalent bonds. Though the covalency of nitrogen, if you talk about the covalency of nitrogen, that is number of covalent bonds it can form is 4. The covalency of nitrogen is 4, but out of 4, 3 are covalent bonds and 1 is a coordinate bond. So coordinate covalent bond. जैसा आप देखते हैं NH4 प्लस में ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। इट कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चौथा बॉन्ड जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा बिकॉज ऑक्टेट पूरा हो गया है। पर कोवेलेंट बॉन्ड पॉसिबल, इट कैन नॉट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, इट फॉर्म्स अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। So in one sense you see NO2 is highly unstable. NO2 जो है highly unstable molecule है, एक्चुअली वो नेचर में एग्जिस्ट भी नहीं करता है। जब उसको तैयार करते हैं हो लैब में तो उस टाइम कुछ समय के लिए वो एग्जिस्ट करता है, कुछ समय के लिए एग्जिस्ट करेगा क्योंकि अनस्टेबल है। तुरंत वो NO2 जो है 2 NO2 मॉलिक्यूल साथ में आएंगे और डाइमर बनाए। क्यों डाइमर में कैसा होता है, ये NO2 जो है इसको अगर डाइमर स्टेट में मैं बनाता हूँ ये क्या होगा, 2 NO2 है। अब देखो डाइमर में कैसा स्ट्रक्चर होगा इसका, डबल बॉन्ड कोई दिक्कत नहीं। ये 2 नाइट्रोजन आपस में सिंगल बॉन्ड। अब क्या नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना के? हाँ जी, हाँ हाँ सर। क्या अभी वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है? बना सकता है। तो अब जे लोन पर उससे क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। हाँ नाउ इट इज मीनिंगफुल। एकदम खतरनाक स्ट्रक्चर, एकदम प्लेनार मॉलिक्यूल। दिस इज N2O4, दिस इज स्टेबल मॉलिक्यूल, ये स्टेबल। इसीलिए NO2 जो है ना, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन NO2, इट कन्वर्ट्स इनटू N2O4 बिकॉज N2O4 स्टेट में स्टेबल मॉलिक्यूल। ठीक है, स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, याद रखना इस बात, छोटी छोटी बातें हैं। और ये कलरफुल है क्यों है, उसका एक रीजन ये इधर इस क्वेश्चन यहाँ पे कलरफुल रीजन क्या है, उसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है, उसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन है। हम जानते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर हो जाता है। और ये पैरामैग्नेटिक भी है, पैरामैग्नेटिक, रिमेंबर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, कलरफुल एंड ऑल दिस थिंग्स। अगेन केमिकल बॉन्डिंग MOT में देखा था हमने कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, उसके वजह से कंपाउंड में कलर प्रोड्यूस होता है, कलर आता है। दूसरी बात जो है वो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक कहलाता है। प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन रहा तो वो मॉलिक्यूल कलरफुल और पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक मतलब इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, डायामैग्नेटिक मतलब इट इज रिपल्ड फ्रॉम द मैग्नेट। और ये जो है डायामैग्नेटिक होता है, कलरलेस एंड डायामैग्नेटिक। आप सब बातों नोट करें ना, हर एक बात, हर जो बात मैं कर रहा हूँ फिलहाल, ये सब चीज के ऊपर एक क्वेश्चन बन जाती है। मैं वही सब बातें कर रहा हूँ आपसे जहाँ क्वेश्चन आ चुके हैं या बन सकते। नोटिंग डाउन एवरीबॉडी? यस सर। हे कृष्ण। ये जो N2O है ना, N2O, this N2O is called as laughing gas. It is called as
लाफिंग गैस, N2O क्या बोलते हैं हम? लाफिंग गैस को लिख लीजिए। सुना होगा लाफिंग गैस के बारे में, वो कुछ पिक्चरों में दिखाते हैं ना, वो लाफिंग गैस डालते हैं, लोग हंसते रहते हैं। दैट इज बेसिकली N2O। N2O is called as laughing gas. अच्छा, अभी इन ऑक्साइड्स के बारे में आपसे मैं ये पूछ लूं कि इनका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? ये अलग अलग ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स की अगर हम बात करें, सिर्फ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में बात करें, तो इनका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, सीक्वेंस क्या होगा? सबसे अधिक कौन होगा, फिर नेक्स्ट कौन, नेक्स्ट कौन, नेक्स्ट कौन, नेक्स्ट कौन? कोई बताएगा? व्हाट इज सीक्वेंस ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा। Very good. That is the funda. Higher is the oxidation number, greater is acidic strength. अगर सेम एलिमेंट सेंट्रल एटम, एक ही सेंट्रल एटम के अलग अलग ऑक्साइड्स हो, सेम सेंट्रल एटम के अलग अलग ऑक्साइड्स हो, उस केस में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा उतना एसिडिक कैरेक्टर उसका ज्यादा होगा। सो इफ यू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट, बताओ NO का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है? NO में +2, N2 +1, +3, यहाँ पे क्या होगा? N2O4 में +4, +4, यहाँ पे क्या होगा? +4, यहाँ पे क्या होगा? +5। तो जिसका अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट है, अभी NO2 और N2O सेम ही है ना, बोथ आर सेम, बिकॉज NO2 ही N2O डायर बनता है, तो उसको अलग से हम नहीं करते हैं। तो +1 भी है, +2 भी है, +3 भी है, +4 भी है, +5 भी है। यहाँ पे एक और बात देखने को मिल रहा है कि नाइट्रोजन कितने वैरायटी के ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिबिट कर रहा है, देखो, है ना? है कि नहीं? आप देखो N2 में नाइट्रोजन 0 है, NH3 में नाइट्रोजन क्या होगा? -3 होगा। तो नाइट्रोजन -3 से लेके +5 तक कितने सारे वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिबिट कर रहा है, ये भी एक देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है ना? हाउ मेनी वैरायटीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स द नाइट्रोजन एग्जिबिटिंग। तो यहाँ पे नहीं हो, हाईएस्ट किसका होगा? सीक्वेंस हम बात करें तो N2O5, उसके बाद ये +5, उसके बाद +4 वाला N2O4, NO2 is only N2O4, उसके बाद N2O3, देन NO, और लास्ट में यस बोला। नाइट्रोजन 4 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सपांड नहीं कर सकता ना? क्यों? सर मैंने कहीं तो पढ़ा था कि N2O5 का भी 4 ही रहता। कहाँ पढ़ा? सर वो नहीं है। जहां भी आपने पढ़ा ना, उसको ढूंढो और उसमें चेंजेस करो, ठीक है? यस सर। ओके, गुड। +5 ठीक, नाइट्रोजन +5 हियर। इसका प्रमाण भी मिल जाएगा,
इसका प्रमाण भी आपको मिल जाएगा। अब इन ऑक्साइड्स का अगर हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस के बारे में, इसमें आपको प्रमाण मिलेगा। इनमें से कुछ ऑक्साइड्स को होता है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, दिस 3 ऑक्साइड्स। इनका अगर हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस, दैट इज H2O, एडिशन ऑफ H2O, तो N2O5 को जब हम, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था ना ये रिएक्शंस डिफरेंट ऑक्साइड्स के हाइड्रोलिसिस कैसे करने का, कहां, ब्रिज कोर्स में, याद हाँ। है? हाँ हाँ सर। जो 12th में है वो ब्रिज कोर्स में पढ़ा है आप। तो N2O5 को पानी से रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो आपको मैंने ऐसे बताया था, वापस याद दिला देता हूँ। जब भी ऑक्साइड्स का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या देखना है कि वो ऑक्साइड किसका है। तो मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड है, क्या एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। 4 टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं, याद होगा आप, टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स पढ़ाया था, रिमाइंड कर देते हैं, जिसकी याद नहीं नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। बेसिक्स पता होना चाहिए, तो रट्टा मारने आपको उतना नहीं पड़ेगी, मैक्सिमम चीजें बिना रट्टे सिखाऊंगा आपको। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बहुत सब रटना पड़ता है, पर लॉजिकली मैं आपको पढ़ाऊंगा। बहुत सारे रिएक्शंस भी जिस चैप्टर के अंदर है, लॉजिक से आप कर सकते हो, लॉजिक से एग्जाम में आप कर सकते हो। सिर्फ बहुत कम रिएक्शन रटने के लिए बोलूंगा मैं आपको, बहुत ही गिने चुने रिएक्शन, सब रटने की जरूरत नहीं है। एज वी आर इंजीनियर्स, सॉरी आई एम इंजीनियर, तो लॉजिकल ब्रेन के इस्तेमाल थोड़ा सा हम करेंगे, पर रटने का ऑप्शन हमेशा आपके पास तो है ही है, उसके लिए बुद्धि की ज्यादा आवश्यकता मुझे लगाने की जरूरत नहीं, रटना तो कोई भी रट सकता है, पर लॉजिक में बता के दूंगा आपको, ताकि जो आपको आसान लगे वो आप कर सके, चॉइस आपके पास रहेगा। 4 टाइप के ऑक्साइड्स कौन से हैं जी? एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड्स एंड एम्फोटेरिक। देखिए एसिडिक और बेसिक की बात, एसिडिक ऑक्साइड्स कौन बनाते हैं? नॉन मेटल्स बनाते हैं। नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स एंड मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, यू नो दैट। बट कुछ एक्सेप्ट, जैसे कि आपको ये दोनों याद रखना है, ये दोनों याद रखना तो ये अपने चारों आ जाएंगे। न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड जो है वो है को O non N2O. N2 and H2, ये 4 न्यूट्रल ऑक्साइड्स, दिस 4 आर द न्यूट्रल Sir, ऑक्साइड। H2O एम्फोटेरिक है ना? सिद्धांत, तुम्हारा प्रश्न मीनिंगफुल है, यहाँ कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों। देखो व्हेन वी टॉक अबाउट H2O किस प्रकार का ऑक्साइड है, तो आप बोलिए न्यूट्रल ऑक्साइड। ये एम्फोटेरिक जो शब्द वो कंफ्यूजिंग रहता है, अलग जगह पर अलग जगह, 2 जगह यूज करते हैं। एक तो यहाँ पे यूज कर लिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड वगैरह वगैरह, और एक जो है जब रिएक्शंस होते हैं ना वहां भी एम्फोटेरिक शब्द को प्रयोग करते हैं। वहां पे एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक 3 शब्द प्रयोग करते हैं ना, वहां न्यूट्रल नहीं बोलते हैं, है ना। ये एसिडिक बिहेवियर दिखा है रिएक्शन के अंदर, इट इज शोइंग एसिडिक बिहेवियर, ये दिखा रहा है बेसिक बिहेवियर, और दिखाता है एम्फोटेरिक बिहेवियर। एम्फोटेरिक बिहेवियर का मतलब क्या हुआ? समटाइम इट एक्ट्स लाइक एन एसिड एंड समटाइम इट एक्ट्स लाइक ए बेस, है ना। अगर H2O के सामने एसिड है तो H2O will act like बेस। Base. अगर H2O के सामने कोई बेस है तो H2O will act like एसिड। एसिड। इसीलिए H2O को जो है ना एम्फोटेरिक कहा गया है। वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं है, पर उसका एम्फोटेरिक बिहेवियर है रिएक्शंस के अंदर, ठीक है ना। समझ रहे हो सिद्धांत मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes sir. It has an amphoteric behavior in the reactions.
तो इसलिए दोनों कंफ्यूज होते हैं ना, जब पूछे ये न्यूट्रल ऑक्साइड कौन सा टाइप का ऑक्साइड है, वो न्यूट्रल ऑक्साइड, बट इट कैन हैव एम्फोटेरिक बिहेवियर, it has an amphoteric behavior in the reactions, it can act as both acid as well as base. तो जो दोनों की तरह बिहेव करते हैं केमिकल रिएक्शंस में, उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक बिहेवियर। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से हैं, याद होगा आपको सब, बेकार, करोड़, जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। प्रभु अल्लाह। एंटीमनी, बेरिलियम, क्रोमियम, जिंक, आर्सेनिक, छिन, लेड, एल्युमिनियम, सब बेकार, करोड़, जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। ये जो डिफरेंट मेटल्स है, दे उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक, क्योंकि ऑक्साइड्स बोलो या हाइड्रोक्साइड्स, दोनों के लिए अप्लाई, ये जो लॉजिक है आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, ऑक्साइड्स एज वेल एज हाइड्रोक्साइड्स। वो एम्फोटेरिक होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं। अब ये दोनों अगर याद है ना, बाकी आसान है। अब इनके अलावा इन एलिमेंट्स के अलावा दूसरे कोई भी अदर एलिमेंट है तो सिंपल देखना मेटल है कि नॉन मेटल। मेटल है तो बेसिक ऑक्साइड, नॉन मेटल है तो एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक बेसिक किस तरह बोलते हैं, बिकॉज जब एक मेटल ऑक्साइड को आप पानी में डाल दो, एक मेटल ऑक्साइड को पानी में डाल दो तो आपको हाइड्रोक्साइड देता है, अल्कली देता है, इट गिव्स अल्कली। क्योंकि वो मेटल ऑक्साइड को पानी से रिएक्ट करने पे अल्कली मिलता है, बेस मिलता है, तो हम बोलते हैं कि मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर है। अगर एक नॉन मेटल ऑक्साइड को आप पानी में डाल दो तो आपको एक एसिड देगा, क्योंकि एक नॉन मेटल ऑक्साइड आपको एसिड दे रहा है, इसीलिए आप उसको एसिडिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो एसिडिक और बेसिक बोलने का रीजन ये। कमिंग बैक, दिस इज नॉन मेटल और ये वो लिस्ट में नहीं है न्यूट्रल वाले में। तो नॉन मेटल ऑक्साइड को पानी में डालने से क्या मिलेगा, आपको एसिड मिलेगा। पर क्वेश्चन ये है कि कौन सा एसिड मिलेगा। तो इतना तो फिक्स है ना, नाइट्रोजन का ही मिलेगा। आपको ऑप्शन दिए रहेंगे अलग अलग ऑप्शंस, इतना तो कॉमन सेंस हमारे पास तो है ही है कि N2O5 है तो नाइट्रोजन का ही एसिड होगा। कहीं आप ऐसे तो नहीं करोगे कि सल्फर का एसिड टिक करोगे। कोई उतना बुद्धिमान है क्लास में? नहीं है, उतना बुद्धिमान हमारे क्लास में कोई नहीं है। इतना तो है कॉमन सेंस कि भाई हमारे पास क्या, हम नाइट्रोजन का ही टिक करेंगे। अब नाइट्रोजन कॉमन एसिड्स कौन से हैं, HNO2 और HNO3। HNO2 में नाइट्रोजन जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है और HNO3 में +5। अब शॉर्टकट क्या है, जस्ट चेक द ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो एक रिएक्शन में इस साइड एलिमेंट जिस ऑक्सीडेशन स्टेट पे रहेगा, प्रोडक्ट में भी सेम ऑक्सीडेशन स्टेट मेंटेन करेगा। इन द हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस है ना, जो ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट में होगा वही ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट में भी मेंटेन होगा। बिकॉज यहाँ पे उसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ नहीं हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं है ना, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो प्रोडक्ट में भी +5 होना चाहिए। और +5 कहाँ पे है, HNO3 में। इसका मतलब जो एसिड यहाँ मिलेगा कौन सा एसिड है, HNO3 है, ये HNO3 मिलेगा। N2O5 को पानी से रिएक्ट करने में क्या मिलेगा आपको, HNO3 मिलेगा, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। क्लियर एवरीबॉडी? ईश्वरी क्लियर? यस सर। जो आप बोल रहे हो ना +4 वाला, बेसिकली वो इस प्रकार से बताया होगा, कोवेलेंसी 4 होता है उसका। The covalency of nitrogen is 4, not the oxidation state. यस N2O3 प्लस पानी। अब यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है जी, +3 है, तो क्या मिलेगा आपको, HNO2 मिलेगा। यहाँ भी नाइट्रोजन +3 है ना, राइट?
हाँ तीसरा है NO2 प्लस पानी। अब NO2 में नाइट्रोजन +4 है। अब यहाँ ना +4 है, या +4 तो है ही नहीं एसिड। तो जब भी ऐसा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए जिसका यहाँ पे आपको ना मिले लिस्ट के अंदर, तो क्या करना, +1 -1 करना उस ऑक्सीडेशन स्टेट को, +1 और -1 करना। बताओ नाइट्रोजन में +1 कर दो, यहाँ +4 है, +1 करे क्या मिलेगा, +5 मिलेगा। +5 एसिड कौन सा, HNO3 है। -1 करो 3 मिलेगा, 3 के लिए भी हमारे पास HNO2 है, मतलब आपको यहाँ डबल डबल मिलेंगे एसिड्स, दो एसिड मिलेगा, आपको मिलेगा डबल एसिड्स। Are you all writing down everything? यस सर Properly. सिर्फ रिएक्शन नहीं, रिएक्शन लॉजिक भी लिखो जो मैं बता रहा हूँ। एक और बात आपको बता दूं यहाँ पे, सीक्रेट वाली बात, जो HNO2 है ना, अगेन HNO2 इज लेस स्टेबल एज कंपेयर HNO3। HNO2 जो है कम स्टेबल होता है एज कंपेयर टू HNO3। इसीलिए HNO2 जो है इसका क्या हो जाता है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है HNO3 में। HNO2 टर्न्स इनटू HNO3। हल्का सा आपने हीट भी कर दिया, हल्का सा हीट उसको मिल गया तो वो टूट जाएगा HNO3 के अंदर, इट ब्रेक्स डाउन टू HNO3, साथ में NO गैस मिलता है। ओके तो इसकी वजह से क्या होगा, तो कभी कभी अभी रिएक्शन कैसा लिखा रहेगा, अभी ये तो लॉजिक से हमने रिएक्शन कर दिया, आप बोलेंगे सर कोई किताब के अंदर ऐसा आंसर नहीं है, N2O3 के लिए भी HNO3 दिया है, अगर ऐसा कहीं लिया हुआ है N2O3 के लिए HNO3 दिया, ऐसा क्यों दिया है, उसका मतलब से फर्दर रिएक्शन किया उसने, पहला मिला HNO2 और HNO2 डिकम्पोज हो गया HNO3 में, NO में, तो आपको यहाँ लिखा रहेगा HNO3 प्लस NO। आप बोलेंगे सर आपने गलत बताया था, HNO2 दिए नहीं, इसलिए भी डिकम्पोजिशन होगा उसका। अब वेरी करेगा एग्जाम पे एग्जाम जो है वो कहाँ तक रिएक्शन ले जाता है, यहीं पे स्टॉप कर दे कि आगे ले गए तो HNO3 बन जाएगा। तो यहाँ भी NO2 और पानी के रिएक्शन में HNO2 दिखाई नहीं देगा, 2 मोल्स HNO3 दिखाई देगा, HNO3 और एक गैस बन रहा है, क्योंकि ये फर्दर रिएक्शन हो गया है, ये HNO2 का फर्दर डिकम्पोजिशन हो गया है। तो इसको भी याद रखिए, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन वगैरह आप देख सकते हो, ये बेसिक फंडा है। उसके बाद ये याद रखना है ताकि जरा गरज पड़ने पे HNO2 रिप्लेस करो HNO3 से, wherever required you have to replace HNO2 with HNO3। किसी को शंका यहाँ तक? सर हाँ जी, सर वो जो आपने ऑक्सीडेशन स्टेट का जो रूल बताया, तो वो सिर्फ हाइड्रोलिसिस में ही है ना? मतलब कौन सा रूल? वो कि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता मतलब नाइट्रोजन का। हाइड्रोलिसिस ऐसा नहीं, बहुत सारे रिएक्शन में ऐसा, अगर वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है ना, इफ इट इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, इट इज नॉट ऑक्सीडेशन रिडक्शन, चेंज नहीं होता है, परंतु ये नहीं हो हमारे लिए उसको सबकी जरूरत नहीं है। हाइड्रोलिसिस में आप इसको याद रखिए, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक्स पढ़ेंगे, सबके लिए सेम लॉजिक नहीं पढ़ेंगे, है ना, वो यूनिवर्सल नहीं बनता है वो। हाइड्रोलिसिस में 100% गारंटी यूनिवर्सल है, हाइड्रोलिसिस में वो यूनिवर्सल, ठीक है। okay. हमने सिर्फ पूरा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा और उनके हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस के बारे में पढ़ लिया।
फॉस्फोरस के भी ऑक्साइड्स है। फॉस्फोरस दो ही ऑक्साइड दिखाता है, एक P2O3 और एक P2O5। यहाँ फॉस्फोरस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, यहाँ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। As I said, these are the two common oxidation states of this group, +3 and +5. बाकी भी ऐसे ही +3 +5 दिखाने वाले सब कॉमन है सबके पास। फॉस्फोरस के जो ऑक्साइड्स है दोनों P2O3 P2O5, ये भी अपना डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये बन जाता है P4O6 एंड P4O10। इनके डाइमर फॉर्म्स है, ठीक है, डाइमर स्टेट। बताओ इन दोनों में से मोर एसिडिक कौन है? P2O5 P2O5 because ऑक्सीडेशन स्टेट oxidation. ज्यादा है। इनके स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं जी, इनके स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। P4O6 ऑब्वियसली स्क्वायर की तरह नहीं होता है, जस्ट इजी रहेगा उसलिए बनाया मैंने ऐसे। थोड़ा टेट्राहेड्रल शेप होगा ना, हर एक फॉस्फोरस के यहाँ पे टेट्राहेड्रल शेप होगा, बस जस्ट रिमेम्बरेंस के लिए आसान है इसलिए ऐसा बनाया। तो इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि इसमें कितने लोन पेयर्स है इस मॉलिक्यूल के अंदर, टोटल लोन पेयर्स कितने हैं, कितने ब्रिजिंग बॉन्ड्स है ना, हाउ मेनी ब्रिजिंग बॉन्ड, दिस आर ब्रिजिंग बॉन्ड्स, POP, दिस कॉल्ड ब्रिजिंग बॉन्ड। हाउ मेनी पॉप बॉन्ड्स आर देयर, कितने पॉप बॉन्ड्स है यहाँ पे, ब्रिजिंग बॉन्ड्स। बताओ गिनना आता है आपको 1 2 3 गिनो। 6 ब्रिजिंग बॉन्ड्स। Yes sir, 6 bonds. कितने लोन पेयर्स इसके अंदर, टोटल लोन पेयर्स इस मॉलिक्यूल में? 4. नहीं सर, तो प्रॉब्लम है ऐसे लिए क्वेश्चन पूछता है इसके ऊपर, उनको पता है ऐसे कुछ बुद्धिमान बच्चे हैं जो सिर्फ फॉस्फोरस का ही गिनेंगे। 16 ऑप्शन के ऊपर भी include होता है। 16 ऑप्शन आल्सो कैरीज अ लोन पेयर। तो यहाँ पे 6 ऑप्शन है, 6 2 12, 12 plus 4 16, there are 16 lone pairs in this molecule। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, वो नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन फॉस्फोरस एटम पूछा है कि सिर्फ नंबर ऑफ लोन पेयर्स बोला है? सिर्फ नंबर लोन पेयर्स तो पूरा मॉलिक्यूल में देखना पड़ेगा। ये है P4O6। बात करें P4O10 के बारे में, इट हैज सिमिलर स्ट्रक्चर। फिर एक बार फिर साइड दिखाओ ना। देखो ना सर हुआ हुआ सर। यहाँ में क्या डबल बॉन्ड के बदले कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता हूँ क्या? हाँ जी, इंस्टेड डबल बॉन्ड कैन आई फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड हियर? हाँ कि नहीं? सर पीछे लो ना 1 मिनट। सर 1 सेकंड पीछे लो ना। जवाब तो दो।
मेरा प्रश्न का उत्तर तो दो। नहीं सर, पीछे लो नहीं। अरे मेरा प्रश्न का उत्तर तो पहले, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बना सकते। सकते हैं। I can also form your coordinate bonds. Because तीन बॉन्ड बनाने के बाद फास्फोरस का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, है ना? तो सम प्लेसेस जो है कुछ किताबों के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है और कुछ जगह पे डबल बॉन्ड भी दिया हुआ है। दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। अगर क्वेश्चन एग्जाम ये पूछ ले हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन P4O10, क्या बोलेंगे आप? 4 कोऑर्डिनेट। So there are four coordinate bonds possible. 4 coordinate bond इस molecule में। How many bridging bonds? 6 only. 6. How many lone pairs? 12. lone pairs? हाँ नहीं जी 24. कितने ऑप्शन यहाँ पे? 10. 10 ऑप्शन है ना यहाँ पे। हाँ 20. 10 to the 20 24. 20 लोन पेयर्स, और फॉस्फोरस पे लोन पेयर नहीं है फिलहाल यहाँ पे, क्योंकि उसकी लोन पेयर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया उसने। तो फॉस्फोरस पे एक भी लोन पेयर नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन लोन पेयर गिनेंगे हम। ऑक्सीजन 10 है, मतलब यहाँ पे 20 लोन पेयर्स होंगे, 24 बराबर? ना। बाहर के ऑक्सीजन 4 है, उनके 3 लोन पेयर होंगे ना। हाँ करेक्ट, बुद्धिमान है तुम लोग यार। करेक्ट, कितना हो? 24, बिकॉज ये जो ऑक्सीजन है अच्छे डिपेंड करता है, ठीक है ना? इस स्ट्रक्चर में 24 लोन पेयर्स होंगे, बिकॉज यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो उसके सबके सब लोन पेयर्स रिटेन्ड है। और यहाँ पे क्या होगा? 20 होगा, है ना? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा है, उसलिए यहाँ 2 लोन पेयर रहेंगे, यहाँ सिर्फ 20 लोन पेयर रहेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया तो 24 लोन पेयर्स हो जाएंगे। तो दोनों पॉसिबल है इसके लिए, बिकॉज फास्फोरस जो है 5 बॉन्ड इसीलिए बना सकता है क्योंकि उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होने की वजह से फास्फोरस जो है 3 से अधिक बॉन्ड आराम से बना सकता है। It can form more than 3 bonds, unlike nitrogen, because phosphorus onwards are coming in phosphorus third period का है, मतलब D सबसे उसमें ऐड हो जाएगा, तो इसलिए वो more than 3 bonds आराम से बना सकते हैं। It can have expanded octet, ये super octet। Talking about the hydrolysis reactions of these two, P2O3 plus H2, again if you write all the acids of phosphorus, we have H3PO2, H3PO3, H3PO2 में फास्फोरस ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1, यहाँ पे +3 और यहाँ पे +5। तो यहाँ पे फास्फोरस +3 है, तो आपको +3 वाला ही एसिड मिलेगा यहाँ पे, दैट इज H3PO3। यहाँ फास्फोरस +5 है, तो आपको +5 वाला ही मिलेगा, H3PO4, राइट?
बराबर है का? Yes, sir. Noted everyone? Yes, sir. मोहित कराले, तुम्हारे पिताजी को वो कोरोना का मेडिसिन चाहिए था, मैंने मंगाया है, आ गया मेडिसिन। उनको बोलना कलेक्ट करने के लिए एकेडमी आके। तो यहाँ भी एक बात याद रखिए वापस से, ये जो H3PO जिस लाइक आपका HNO2 अनस्टेबल है, HNO3 बन जाता है, वैसे ही H3PO3 भी अनस्टेबल है और ये डिसप्रपोर्शनेट होता है H3PO4 में और प्लस PS3 फॉस्फाइन। इस प्रकार से रिएक्शन इसका होता है। तो बहुत जगह वापस से आप रिप्लेस कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे H3PO3 मिला है तो हो सकता है कि वहां उस किताब में, उस रेफरेंस बुक में, उस क्वेश्चन में वहां पे H3PO3 ना हो। इसके बदले क्या रिप्लेस कर देंगे आप? H3PO4 प्लस PS3 रिप्लेस कर देंगे, बिकॉज से डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने की संभावना है। Being unstable, it turns into H3PO4 plus PS3. Remember this reaction. जहां जहां H3PO3 आएगा वो इसमें कन्वर्ट होने की संभावना भरपूर है। ऐसा लिखा गारंटी नहीं है, पर इट वेरीज फ्रॉम बुक टू बुक, ऑथर टू ऑथर, कि वो क्या लेता है, किस हद तक रिएक्शन को ले जाएगा। डन एवरीवन? Yes, sir. अगर हम अगर आप पूरा अभी ग्रुप के बारे में बात करें, कंप्लीट ग्रुप के बारे में हम बात करते हैं, हाँ, ऑक्साइड्स के ग्रुप के ट्रेंड के बारे में। डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा इनके ऑक्साइड्स? कैसे बात करेंगे इसके बारे में हम? डाउन द ग्रुप देखो, अभी हमने स्टार्टिंग में बात किया, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो हम ये सभी नॉन मेटल्स है, पर हमको देखना है नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर जितना बढ़ेगा उतना एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। मोर इज नॉन मेटालिक कैरेक्टर, मोर इज एसिडिक कैरेक्टर। आप जानते हैं कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर वी कनेक्ट विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है जी? Decrease हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा डाउन द ग्रुप? डिक्रीज होगा। Decrease. अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो फिर एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? Decrease. डिक्रीज होगा। That means acidic character of the oxides down the group decreases. उसलिए periodic properties पता होना, वो properties का applications हो जाते हैं सब चीज कनेक्ट कर करके। ये ट्रेंड है उनके ऑक्साइड्स का डाउन द ग्रुप। फाइन, here we stop this lecture। 15th ग्रुप के बारे में बात की हमने आज, जनरल प्रॉपर्टीज उनका, उनके हाइड्राइड्स के बारे में, उनके ऑक्साइड्स के बारे में कौन से क्वेश्चंस आते हैं और कुछ और कंसेप्ट्स के अंदर रिएक्शंस वगैरह। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।